बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़मानत के हवाले से। आज सदर आसिफ अली ज़रदारी की जो ज़मानत है और रिहाई का परवाना जारी कर दिया गया। आपको ये भी बताते चलें कि आसिफ अली ज़रदारी मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लेन रेफरेंसेस में ज़मानत के बाद रिहा हो गए। 1-1 करोड़ रुपए के ज़मानती मचलकों की मंजूरी और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर ये मचलके जमा कराए जाएंगे तो फिर उसके बाद नैब की हिरासत से आज़ाद किया जाएगा और बिल आखिर नैब की हिरासत से आज़ाद होकर ज़रदारी हाउस पहुंच गए। आसिफ अली ज़रदारी को कराची बिलावल हाउस लाने की तैयारियां की जा रही हैं। उनको कोशिश की जा रही है कि कराची लाया जाए, क्योंकि कराची में साबिक़ सदर को क्लिफ्टन के निजी अस्पताल में रखा जाएगा, जहां देखभाल के लिए मेडिकल बोर्ड में 6 माहिरीन जो हैं उनको शामिल कर लिया गया है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इस्लामाबाद से कल चार्टर्ड फ़्लाइट के ज़रिए साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को कराची लाया जाएगा और ये एक आज की बड़ी स्टोरी है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के ज़मानत के बाद बैरून मुल्क जाने के बाद बहुत से हलकों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि अब इंसाफ का तकाज़ा यही है कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को भी ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए, ताकि उनका भी इलाज और उनका मुआयना किया जा सके। इससे कबल आसिफ अली ज़रदारी को प्राइवेट डॉक्टर्स के बोर्ड की रसाई नहीं दी जा रही थी, यानी जो प्राइवेट मेडिकल बोर्ड था उसको साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी तक रसाई नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत जो है वो नासाज होती जा रही थी। बहरहाल अब साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो ज़मानत हासिल कर चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और ख़ास तौर पे शेख रशीद, उनका ये कहना है कि इसमें यानी ज़मानत तो मिल गई है लेकिन प्ली बार्गेन ज़रूर किया जाएगा, इसलिए कि इस केस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी नाम शामिल है और उनकी सियासत में एक अच्छे कैरियर के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्ली बार्गेन करके इस केस को ख़त्म कराया जाए। बहरहाल नाज़रीन, हम यहाँ बात करना चाहेंगे, हमारे साथ इस वक्त तो ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेंबर सूबाई असम्बली सोहराब सरकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे ही जानना चाहूँगा कि अब साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है और अब उन्हें कराची लाने की भी तैयारियां की जा रही हैं। सर, ये जो आज शेख रशीद साहब का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि पार्क लेन केस में और ख़ास तौर पे पार्क लेन केस के लिए कहा कि इसमें प्ली बार्गेनिंग की जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, ये अंडरटेकिंग पहले ही ले ली गई है ताकि जो आपकी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं उनका सियासी मुस्तकबिल जो है उससे महफूज किया जा सके। क्या ये बात दुरुस्त है सर? ये तो जितने भी हैं वज़रा, खासतौर पर शेख रशीद साहब और जितने भी हैं, ये इस तरह के बयान देते रहते हैं। बाकी ये है कि आपको पता है कि हमने पहले भी कहा है कि हम कोर्टों को फेस करेंगे और आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें जो भी रिलीफ मिला है वो भी कोर्ट से मिला है। हमने हुकूमत से कोई भी रहम की अपील नहीं की, नहीं कोई भीख मांगी और ये केसेस जितने भी हैं ये प्रेशर बिल्डअप करने के लिए हैं और इनमें कोई सदाकत नहीं है। आपने पहले भी देखा, डॉक्टर आसिम साहब के केस देखे, आगा सराज के दुरानी साहब के केस देखें, उनमें अभी तक कोई भी कुछ भी नहीं निकला। खुर्शीद शाह को बार बार जो है वो कोर्ट कर रही है कि भाई कोई रेफरेंस बनाएं, कुछ बताएं, कुछ भी नहीं बना पा रहे। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी रहनुमा हैं वो बिल्कुल इन जितने भी केसेस हैं इनको फेस करेंगे, इंशाल्लाह ताला सुरखरू होंगे। आसिफ अली ज़रदारी का जो फैसला हुआ है वो प्योरली मेरिट पे हुआ है और उस पर कोई हुकूमत तो ये चाहती थी कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को नहीं मिले जमानत, लेकिन ये है कि उनको अच्छी बात है, खुशी की बात है, उनका ये राइट भी बनता था। लेकिन अगर कोई पहले कोई अगर किसी को नरमी बरती गई है तो मेरे ख्याल में अगर ये कोई कहता भी है वो हो सकता है मियां नवाज शरीफ के साथ बरती गई हो, हमारे साथ कोई नरमी नहीं बरती गई, हमें मेरिट पे पहल मिली है और आसिफ अली ज़रदारी साहब इंशाल्लाह ताला आएंगे कराची में और यहीं पे पाकिस्तान में अपना इलाज करवाएंगे। मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब के जिस तरह साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब के ज़ेर हिरासत होने की वजह से ज़्यादातर सियासी बयानात और पॉलिसी मैटर्स जो हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपकी पार्टी के चेयरमैन देख रहे थे,
تو کیا اب بھی بلاول بھٹو زرداری کے پاس یہی کمانڈنگ پوزیشن رہے گی، یا اب پارٹی میٹرز، سیاست اور پالیسی میٹرز جو ہیں وہ سابق صدر آصف علی زرداری بذات خود دوبارہ سے اس کی کمان سنبھالیں گے؟ یہ آپ سمجھیں کہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب، باقی آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ بھی کو چیئرمین ہیں، لیکن یہ ہے کہ پہلے بھی بہت مرتبہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پالیسی ضرور ڈسکشن ہوتی ہے، مشاورت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، الٹیمیٹلی جب مشاورت ہو جائے، سی اے سی یا پارٹی مشاورت کرتی ہے تو وہ چیئرمین ہی اس کو لیڈ لیتے ہیں اور چیئرمین ہی انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارے معاملات دیکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا کہنا بجا ہے، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری، ظاہر سی بات ہے ایک کمپلیٹ ٹینیور انہوں نے حکومت کا کیا، پھر اتنا ایکسپیرینس ہے، اور کہا ہی جاتا ہے کہ ڈپلومیسی میں ان سے زیادہ اس وقت کوئی ایکسپیرینس رکھتا نہیں ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ ایکسپیرینسڈ ہونے کے ناطے ان کا مشورہ، ان کی جو فیصلے ہیں وہ کہیں زیادہ یعنی مؤثر ثابت ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو آپ کی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے بلاول بھٹو کی ایک نئی سوچ ہے، ایک ڈیفرنٹ ویژن ہے، لیکن تجربے کا کوئی میچ نہیں ہوتا سر۔ اگر آپ دیکھیں تو اتنے سیزنڈ اور تجربہ کار سیاست دان ہیں، سیاست صحیح معنوں میں جسے ڈپلومیسی کہا جاتا ہے یا جس طرح بات چیت سے مسائل کو حل کیا جاتا ہے، اس میں تو آصف علی زرداری صاحب کا ثانی نہیں ہے سر۔ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب جب بھی کوئی مشورے دیتے ہیں اور وہ ہمارے پھر پارٹی میں ڈسکشن ہوتے ہیں اور ان کے مشوروں پہ عمل ہوتا ہے، وہ بھی بڑے ہیں، وہ بالکل پارٹی پہ ان کا ضرور ان کی بھی گرفت ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں سارے مشاورت کے ساتھ ہوتے ہیں، اور آصف علی زرداری کا اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے سینئر ترین سیاستدان ہیں، اور جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ ذہنی طور پر ان کو تسلیم بھی کرتی ہیں، مخالفت اپنی جگہ، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سیاست کے ماہر ہیں اور سینئر ہیں، اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، اور ان کا تجربہ بالکل ہماری عمر اور ان کا تجربہ، بلاول صاحب ابھی نئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ان کی پوزیشن چیئرمین کی ہے، وہ بھی ان سے مشاورت کر کے فیصلے کرتے ہیں، ان میں مشورہ ضرور ہوتا ہے۔ اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں، ایک طرف تو سابق صدر آصف علی زرداری کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے، لیکن دوسری جانب جس طرح واجد ضیاء کو ایف آئی اے کا ڈائریکٹر جنرل لگایا گیا ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں، تو اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جو باقی رہنما ہیں ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں مزید سخت کی جائیں گی، اور باقی جو رہنما اس وقت اسیر ہیں ان کو ریلیف ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ بات یہ ہے کہ جتنی بھی اپوزیشن ہے ایک بہت بڑا پنجرا بنا لے، جتنی بھی اپوزیشن ہے اس کو ایک پنجرے میں ڈال کر جو بھی بولنے والے لوگ ہیں، بات کرنے والے، سیاست کرنے والے، جتنے بھی اپوزیشن اس میں پیپلز پارٹی کے رہنما ہے اور نون لیگ کے ایک بڑا پنجرا بنا ہے، اس کو سمندر میں پھینک دیں، پھر اکیلے پی ٹی آئی والے سیاست کریں گے۔ بھائی اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، یہ جمہوری نظام ہے، یہاں پر تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کہتے تھے میں نہیں چھوڑوں گا، ان کی ایسی ہٹا دوں گا، میں نواز شریف کے ساتھ یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ آخر کورٹوں نے جب دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، صرف جو ہے یہ فرمائشی پروگرام ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو گرفتار کرواؤں گا، یہ گرفتار ہو جائیں گے، ان کے منسٹر آ کر کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے اس ہفتے میں یہ گرفتار ہوں گے، وہ سارا سلسلہ چلتا رہا، آخر ابھی جو وہ اکاؤنٹیبلٹی کی جا رہی ہے اس کا اثر بھی آپ دیکھیں۔ اگر یہ سوچ ان کی یہ ہے کہ اپوزیشن رہے ہی نہیں، صرف یہ پی ٹی آئی کے لوگ رہیں اور ان کی حکومت رہے، وہ حکومت کرے، باقی سب جو ہے ان کو سمندر میں پھینک دیا جائے، یہ میرے خیال میں ان کا خواب قیامت تک پورا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا وجہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جیلوں میں جاتے ہی بیمار ہو جاتے ہیں سر؟ مطلب ویسے جو پچھلے آپ کے رہنما ہیں جن کو جیلوں سے رہائی ملی، وہ اسمبلیوں میں ماشاءاللہ چاق و چوبند نظر آتے ہیں، بغیر اسٹک کے گھوم رہے ہوتے ہیں، سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بھی رہنما جیل جاتا ہے تو کیا جیل میں اتنی تکالیف ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ کوئی بھی سیاستدان جیل جائے تو وہ بس پہلے ہی ہفتے ایسا بیمار ہوتا ہے کہ ہاسپٹل کے بغیر اس کا علاج ہی ممکن نہیں ہوتا؟ صحیح بات بتا دوں، آپ نے اچھا کوشچن پوچھا ہے۔
جی جی سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے رہنما جو ہیں وہ کوئی بھی سیاسی رہنما یا پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے وہ جیل جا کے بیمار کیوں پڑ جاتا ہے سر؟ مطلب ویسے تو جب جیل سے رہائی مل جاتی ہے، ضمانت پہ رہا ہو جاتے ہیں تو پھر تندرست ہو جاتے ہیں، لیکن کیا جیل میں اتنی تکالیف ہیں کہ بیمار پڑ جاتے ہیں، یا یہ بیماری جو ہے یہ صرف جیل سے رہائی کا یا ہاسپٹل شفٹ ہونے کا ایک بہانہ ہوتی ہے؟ سر میرا خیال یہ ہے کہ جتنے بھی سیاستدان ہوتے ہیں جو باہر ہوتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کو بیماری ضرور ہوتی ہے، وہ بیماری میں لاحق ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر وہ جو میڈیا پہ بات نہیں آتی ہے اور وہ ڈاکٹروں کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، ٹیبلٹ کھا یا ان کا علاج ہوتا رہتا ہے، کیونکہ جب وہ جیل میں ہوتے ہیں اور جیل میں پھر وہ جو ان کو صحیح ڈاکٹر تک رسائی نہیں ملتی تو پھر وہ مجبور ہو کر پھر یہ کہتے ہیں، ان کے جو لواحقین ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیمار ہیں، ان کی علاج کروایا جائے، ان کو یہ تکلیف ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا جتنے بھی ہیں سب جتنے بھی ہیں جو باہر ہیں وہ بیمار نہیں ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ بہت سارے سیاستدان اپنی بیماری بتاتے بھی نہیں، بڑی بڑی ان کو بیماری ہیں، آپ ان کے بارے میں آپ میڈیا پہ بھی باتیں آتی ہیں اور ان کے بارے میں آرٹیکل بھی لکھے جاتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مرتے دم تک وہ بتاتے نہیں ہیں خدا نخواستہ ان کو کون سی بیماری ہے۔ سر آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی موجود ہے۔ یہاں سے تو جس وقت وہ زیر حراست تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل ہر وقت 24 گھنٹے ان کی مانیٹرنگ ضروری ہے، ہاسپٹل کے علاوہ یا انتہائی نگہداشت کے شعبے کے علاوہ تو وہ کسی صورت قیام کر ہی نہیں سکتے۔ ہر 4-5 گھنٹے کے بعد بلڈ ٹیسٹ لیا جانا، یہ تمام چیزیں، لیکن جیسے ہی ضمانت پر رہا ہوئے اور بیرون ملک گئے ہیں تو وہ اب ماشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جیل تو آپ کو پتا ہے کہ جیل جو آدمی آزاد ہو جیل میں جاتا ہے تو وہاں پر سائیکالوجیکلی خود آپ بھی سمجھتے ہیں سائیکالوجیکلی پریشر بھی ہوتا ہے، وہ پراپر جو ہے وہ ڈاکٹروں کی وہاں پر پہنچ بھی نہیں ہوتی ہے، ٹیسٹیں بھی صحیح پراپر نہیں ہوتی ہیں، جیل تو آخر جیل ہوتی ہے بالکل، لیکن یہ ہے کہ وہ جب باہر ہوتے ہیں تو ان کے پاس سب یہ فیسلٹیز ہوتی ہیں اور وہ فیسلٹیز اویل کرتے ہیں، تو میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی اللہ خیر کرے بیمار نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ یہ تو ایک قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، اب باہر بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں اور جیل کے اندر بھی بیمار ہوتے ہیں، لیکن یہ عام طور پر مشہور یہ کیا گیا ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں یا کوئی بھی آدمی جیل میں جاتا ہے تو وہاں پر بیمار ہو جاتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہانہ بھی کرتا ہو، ادروائز وہاں پر جو ہمارے پاکستان کے جیلوں کی جو صورتحال ہے وہ آپ جا کر عام قیدیوں کے ساتھ بھی دیکھیں تو وہاں پر تو جتنا بھی اچھا بھلا آدمی ہو اور وہ دوسرا لگژری کوئی لائف گزار رہا ہو اس کو آپ ایک ہفتہ جیل میں رکھیں تو وہ تو آٹومیٹیکلی بیمار ہو جائے گا۔ ٹھیک بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر سہراب سر کی، ممبر صوبائی اسمبلی اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی شخص جو باہر ہوتا ہے ایک آزاد فضا میں سانس لے رہا ہوتا ہے، وہ جب جیل جاتا ہے تو سائیکلوجیکل پریشر کی وجہ سے بھی بیماری ہو جاتی ہے اور پھر جو تکالیف جیل میں انسان کو فیس کرنی پڑتی ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہیں بیماریوں کی۔ بہرحال ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کل کے ناخوشگوار واقعے کے حوالے سے جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور میں پیش آیا۔ کالے کوٹ والوں کی مسیحاؤں پر حملے کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ منظر عام پر آ گئی ہے اور پولیس جو ہے اس فوٹیج کی مدد سے لوگوں کو شناخت کرتے ہوئے گرفتار کر رہی ہے۔ خاص طور پہ وکلاء کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، کہا جا رہا ہے تقریباً 45 سے زائد وکلاء کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ایک قابل ذکر ہے کہ کچھ حکومتی سیاسی شخصیات یا بہت اعلیٰ اور اہم عہدے پہ فائز شخصیت کے کچھ ایسے رشتہ دار ہیں جو کہ اس ویڈیو میں نظر آئے ہیں یا وہاں موجود تو ضرور تھے، لیکن ان کے خلاف نہ تو کوئی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے نہ ان کا نام درج کیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال اس ویڈیو کی بنیاد پر، سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر پولیس جو ہے وہ کارروائیاں کر رہی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی انصاف لوگوں کو ملے گا۔ وہ مریض
जो अपनी जानों से हाथ धो बैठे सिर्फ इस वजह से कि एहतजाज डॉक्टरों और वकीलों का जो एहतजाज था इसकी वजह से उनके वेंटिलेटर्स बंद कर दिए गए। इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं नईम कुरैशी साहब जो कि सदर हैं कराची बार एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। सर थैंक यू, मेहरबानी। जहाँ तक ताल्लुक है जो कल का इंसिडेंट है लाहौर का, जी उसकी इंतजामी की नाअहली और पुलिस की नाअहली है। जहाँ तक शेलिंग का ताल्लुक है, पथराव का ताल्लुक है, उसमें बहुत सारे हमने क्लिप्स जो देखे हैं कराची में बैठ के, उसमें रोल जिम्मेदारियां बहुत सारे लोगों की हैं। देखिए 7 किलोमीटर लंबा जुलूस हॉस्पिटल तक पहुंचा, इंतजामिया कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी, उसके बाद जिस तरह से शेलिंग की गई और जिस तरह मुझे अभी तो कोई ऐसा मास्क उतारते हुए वकील नजर नहीं आया, मैंने कोई क्लिप ऐसी देखी नहीं है जिसमें सर आपने शायद वीडियो देखी हो, बाकायदा पेशेंट्स को सीपीआर उनका किया जा रहा है, यानी उनको रिससिटेट करने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर सी बात है वेंटिलेटर पे जो मरीज होते हैं वो वेंटिलेटर सपोर्ट के बगैर 1 मिनट के लिए भी वो सांस नहीं ले सकते, यानी जाहिर सी बात है उनको बेहोशी के आलम में वेंटिलेट किया हुआ होता है। सर सीसीटीवी फुटेज तो मौजूद है, अस्पताल में तोड़फोड़ की फुटेज मौजूद है, मरीजों के साथ बाकायदा उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। मैं सर आपसे सवाल करना चाहूँगा कि इस तमाम वाक़े में या डॉक्टर्स का जो बयान था बिल्कुल गैर अखलाक़ी जो वीडियो मंजर आम पर आई, इसमें कोई शक नहीं है सर, लेकिन क्या ये मैच्योरिटी का मुजाहरा था कि हमारी इतने अहम प्रोफेशन जो कि शोबा वकीलों का सबसे अहम शोबा समझा जाता है, सर कानून के अलमबरदार जो हैं वो हॉस्पिटल जाके तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मरीजों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, मोबाइल जो है वो तोड़ी जा रही है। सर ये कहाँ का इंसाफ है? मतलब अगर कानून के अलमबरदार जो हैं वो सबसे बड़ी लाकानूनियत में खुद ही शामिल हो जाएंगे तो फिर कानून की पासदारी कौन करेगा सर? किसी ने भी, किसी वकला रहनुमा ने, किसी बार एसोसिएशन ने, किसी बार कौंसिल ने उसको सपोर्ट नहीं किया उस अमल को। जहां तक ताल्लुक है इंसानियत का, हम भी इंसान है, हम भी मुसलमान है। और जहां तक काले कोट और व्हाइट कोट का ताल्लुक है, एक इशू जो है ना 20-25 दिन से पहले से चल रहा था, ये नेगोशिएशन हो गया, रिजॉल्व करना चाहिए था, लेकिन उस वकील की क्लिप्स और उसकी जो बेहुदा गुफ्तगू से मुश्तल होकर वकला वहां पर गए। उसके बाद इंतजामी की जिम्मेदारी थी, इंतजामी और पुलिस कहाँ थी? 7 किलोमीटर लंबा जुलूस था, उसको क्यों नहीं रोका गया, क्यों नेगोशिएशन नहीं किया गया? इंतजामी किसनी होती है, डिप्टी कमिश्नर किसनी होता है, कमिश्नर किसनी होता है, आईजी किसनी होता है, डीआईजी काय के लिए होते हैं? ये तमाम जिम्मेदारियां इंतजामिया और पुलिस की भी थी। जहां तक उस एक्ट को हम सपोर्ट नहीं कर रहे, अच्छा एक्ट नहीं है, बिल्कुल कहा अच्छा एक्ट नहीं है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने कल हड़ताल की अनाउंस की है, पाकिस्तान बार कौंसिल पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक करेगी। देखिए उस मसले पर हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे उस अमल को, लेकिन चंद लोग काला कोट पहन के कोई भी कहते मैं वकील हूं और वो 86 अजाइम के लिए अगर उसने ये अमल किया तो हम उसको भी क्रिटिसाइज करेंगे। अगर उसमें वकीलों को शनाख्त किया गया है, वकीलों को अरेस्ट किया गया है, तो हम देखेंगे अगर क्लियर्स और सीसीटीवी से अगर कोई चीज हुई है तो उसको देखना पड़ेगा। हमने जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट किसी सीनियर जज के जरिए एक इंक्वायरी कराए, जुडिशियल इंक्वायरी का काम बनता है और इसकी जिम्मेदारी मैं तो इंतजामिया और पुलिस पुलिस की जिम्मेदारी थी, इस अमल को रोकना चाहिए था। जहां तक उस अमल का काला कोट पहन के जिन लोगों ने भी किया है उसको हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, कंडेम भी करते हैं, वो अमल सही नहीं था। सर आपसे ये जानना चाहूंगा, आप ये कह रहे हैं कि इंतजामिया की नाअहली थी, 7 किलोमीटर तवील जुलूस था, रोका नहीं गया। दूसरी जानिब आप ये कह रहे हैं कि शेलिंग की गई, वकीलों को ज़दोकोब भी किया गया। यहाँ तक कि लाहौर बार एसोसिएशन जो है उसका ये एलामिया भी आया है कि अगर टीवी पे जख्मी होते हुए वकीलों को नहीं दिखाया जाता तो मीडिया पर्सन्स का जो दाखिला है वो बंद कर दिया जाएगा। सर ये कहाँ का इंसाफ है? आपने टीवी चैनल्स पे देखा नहीं कि तमाम जो वकीलों की जो हरकत थी वो भी दिखाई गई, अगर वकीलों पे तशद्दुद हो रहा था वो भी दिखाया गया। लेकिन सर एक तरफ डॉक्टरों से लड़ाई, दूसरी जानिब मीडिया को ये कहना कि अगर आप ये हमारी फुटेज नहीं दिखाएंगे तो हम आपका दाखिला बंद कर देंगे। सर ये कहाँ का इंसाफ है? आपकी बात सुनने की अगर थोड़े सा 2 लम्हे दे दें मुझे। जहां तक ताल्लुक है कि अगर काला कोट पहनकर हम कैसे अज्यूम कर लें कि वो वकील है, काला कोट पहन के अगर पॉलिटिकल अगर कोई एजेंडा किसी के जहन में है और वो वकला की लड़ाई कराना चाहता है डॉक्टरों से, या डॉक्टर इस तरह अटैक करते हैं, वो हमें देखें एक इंडिपेंडेंट पार्शियल इंक्वायरी का हमने मुतालबा जो किया इसीलिए किया है कि स्पेशल जज या हाईकोर्ट का जज इंक्वायरी करा के ये तयन करे कि वकील थे या नहीं थे। और फिर जिस तरह पुलिस ने शेलिंग हॉस्पिटल के अंदर की है, वकीलों पर नहीं की है, शेलिंग हॉस्पिटल के अंदर की है,
वो भी जिम्मेदार है कि किस तरह के क्या वाकयात हुए। हम कराची में बैठ के हम ये तमाम चीजों का तयन नहीं कर सकते। एक जज इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी के बाद ही फैसला होगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन हम इसको अमल को सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरह हमने कुर्बानियां दी हैं, मैं 2007 से 2009 तक लास्ट मोमेंट में सेक्रेटरी था कराची में, मैंने बहुत कुछ अपनी आंखों से देखा। काला कोट पहन के जिस तरह मुशर्रफ ने अपने हाथ लगा के अपनी कुव्वत का मुजाहरा किया, देखें हमारी कुव्वत कराची में 50-55 लोग मार दिए गए, वो दहशतगर्दी, वो तमाम चीजें हम भी समझते हैं कि इनके पीछे अजाइम क्या है। अगर पंजाब गवर्नमेंट कोई डिलीवर नहीं कर रही है, उसके डिलीवर ना होने की सूरत में, या अगर झगड़ा फसाद करके अपना माइंड सेट चेंज करने के लिए, ये तमाम चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो इंक्वायरी में आएंगी, लेकिन अगर जिसने भी अमल किया उसकी मजम्मत करते हैं। सर, इंक्वायरी की तरफ क्यों जाने के लिए कहा जा रहा है जब बाकायदा FIR कटी है, पर्चा दर्ज हुआ है, CCTV फुटेज मौजूद है, तमाम शिकें लगाई गई हैं, तो मुकदमा चलाया जाए जो इस जुर्म के जो लोग मुर्तकिब हुए हैं, जो मुल्जिमान हैं, उनको बाकायदा ट्राई करके फेयर ट्रायल के जरिए फैसला किया जाए। सर, आप समझते हैं पाकिस्तान में कभी किसी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर आई हो, या उस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर कोई अमल दरामद हुआ आज तक पाकिस्तान में? कोई मिसाल है सर? जिस तरह आपका अपनी अप्रोच है, हमने सैकड़ों मुकदमात को फेस किया। हम लॉयर्स मूवमेंट में रहे, मैं 4 साल तक प्रेसिडेंट हूँ कराची बार एसोसिएशन का, मैं 3 साल लॉयर्स मूवमेंट में सेक्रेटरी रहा हूँ। मुझे पता है मुकदमात क्या होते हैं और क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, कोई भी कंडेमेबल एक्ट जो है, अगर कोई वकील करे या डॉक्टर करे या इंजीनियर करे या पैरामेडिकल स्टाफ करे या जर्नलिस्ट करे, उन तमाम को भी काबिल गिरफ्तार होना चाहिए। आपने वन साइडेड दिखाया, PTI ने सिर्फ ये दिखाया वकील अटैक करे, वकीलों के साथ जिस तरह रवैया डॉक्टर ने रखा उसको भी दिखा देते तो मेहरबानी होती है। सर, लास्ट आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। आप मुझे ये बताएंगे कि ये हड़ताल जो की जा रही है किसके खिलाफ की जा रही है? सर, डॉक्टर्स के खिलाफ की जा रही है, हुकूमत के खिलाफ की जा रही है, या उन मरीजों के खिलाफ की जा रही है जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया? किसके खिलाफ ये हड़ताल है? कौंसल का अगर प्रेस रिलीज देख लें, जिसमें हाई कोर्ट ने कल एक हमारे के सेक्रेटरी इस्लामाबाद के जिस तरह लाइसेंस मुअत्तल किया, मंसूख किया, उसमें स्ट्राइक की कॉल दे रहे हैं। वो जहां तक स्ट्राइक कॉल करने का ताल्लुक है, वो उससे रिलेवेंसी नहीं है। आप पहले हमारा प्रेस रिलीज पढ़ लें कि हाई कोर्ट जिनके लिए हमने कुर्बानी दी है, वो हमारे लाइसेंस कैसे क्यों कैंसिल करेंगे? चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नईम कुरैशी साहब, सदर कराची बार एसोसिएशन, हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद है। एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब हम कुछ बात करना चाहेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से, जिसकी राब्ता कमेटी का एक अहम इजलास पार्टी के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में मुनक़िद हुआ। मुआहदे पर अमल दरामद के सिलसिले में वफाक की जानिब से इंतहाई सुस्त रवी के मुजाहरे पर राब्ता कमेटी का गहरी तशवीश का इजहार सामने आया है। साथ ही साथ मर्दमशुमारी पर दानिस्ता तौर पर होने वाली बेकायदगियों को आइनी जुर्म करार देते हुए शहरी इलाकों के अवाम का इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों से इसको ताबीर किया गया है। राब्ता कमेटी जो है उसका ये कहना है कि मुल्क की मईशत में बेहतरी ना लाने और बढ़ती हुई महंगाई पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कुंवर नवीद जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम कुंवर नवीद जमील साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। सर, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? कुंवर नवीद जमील साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाहेंगे और राब्ता कमेटी का एक अहम इजलास हुआ जो कि कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में हुआ। आज मेयर कराची की जानिब से भी कुछ बयानात दिए गए जिनमें ये कहा गया कि वफाकी हुकूमत जो है वो किसी किस्म की संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है, फंड्स नहीं दिए जा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, अब हमारा राब्ता बहाल हो गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कुंवर नवीद जमील साहब इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कुंवर नवीद जमील साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का एक अहम इजलास भी हुआ है जिसमें वफाकी हुकूमत की जो सुस्त रवी का मुजाहरा कर रही है इस पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया गया है।
साथ ही साथ मेयर कराची की जानिब से भी एक बयान आया है जिसमें उनका ये कहना है कि चूँकि कराची को फंड्स नहीं मिल रहे हैं इसलिए वो लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने मेजर वोट हासिल किए हैं कराची से, वो कराची की जानिब कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहते हैं सर? हम एमक्यूएम बहुत परेशान है कि कराची समेत सिंध के जो शहरी इलाके हैं उनके मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, और हमारी सारी सियासत दर हकीकत है ही कराची और दीगर सिंध के शहरी इलाके उनके लोगों के मसाइल हल करने के लिए। और यही वजह थी कि हमें इन इलेक्शन से बड़ी रिजर्वेशन के साथ का इलेक्शन गुजरे हैं, लेकिन हमने जो मौजूदा हुकूमत है उससे ताउन इसीलिए किया कि हमारी कहीं सियासी चपखली से कराची के लोग जो कि पहले ही मसाइल के शिकार हैं उनके मसाइल में मजीद इजाफा न हो, और इसीलिए हमने एक 13 रुकनी एक MOU साइन किया वफाकी हुकूमत से। हमने उसे कोई नया मुतालबा नहीं किया है, वो सारे के सारे उसमें अवामी मुतालबात थे, और हमारा कहना यही है कि खुदारा कराची जो पूरे पाकिस्तान को फाइनेंशियली एक तरह से चला रहा है और उसके लोग बहुत मसाइल के शिकार हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर टूट का शिकार है। और हमने पहले भी इमरान खान साहब से जब वो वज़ीर आज़म नहीं बने थे जब भी ये की बात की थी, उन्होंने वादा किया, और उसके बाद 4 मुलाकातें जो कम से कम ऐसी हुई हैं जिसके अंदर मैं मौजूद था। हर मरतबा वज़ीर आज़म साहब हमसे ये वादा करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर सूरत हाल रोज बड़ी खराब है, और कोई वादा जो है वो अपना वो नहीं हुआ, उस पर किसी कमिटमेंट पर अमल नहीं हुआ। तो वसीम अख्तर भाई ने भी इसी परेशानी का जिक्र किया। हमारी राब्ता कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें यही सारे इशूज आए कि आखिर कराची के लोगों के मसाइल कैसे हल होंगे कराची के, तो अभी इसमें तमाम जो इशूज हैं उन पेंडिंग है। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सर ये पिछले हफ्ते मैं भी इस्लामाबाद में मौजूद था, उस वक्त भी बाकायदा प्लानिंग डिवीज़न में असद उमर जो वफाकी वज़ीर हैं उनकी सरबराही में भी एक इजलास हुआ जिसमें आप सबको बुलाया गया, कराची से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम MPs MNAs को दावत दी गई। इसके अलावा बाकायदा एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वफ्द गया, आपकी मुलाकात भी कराई गई, इमरान खान से भी मुलाकात हुई। सर क्या कहते हैं, क्या ये जो मुलाकातें होती हैं और ये तमाम चीज़ें चल रही हैं लेकिन मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे हैं सर? अच्छा हो जाती है लेकिन मसाइल हनूज हल तलब हैं, उसमें कोई पेशरफ नहीं है। मुझे भी अवामी पॉलिटिक्स में लगभग 30 साल का अर्स हो गया है, क्योंकि 1990 में भी मैं MNA था ना, तो हमने बहुत सारी हुकूमतों के साथ काम किया है, लेकिन इस वक्त गैर मामूली सुस्त रफ्तारी है। इस वक्त कराची में कोई भी 15 महीने में मौजूदा हुकूमत का कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो उन्होंने टेंडर किया हो जिस पर काम चल रहा है। उन्होंने कुछ पैसे जरूर दिए हैं, लेकिन उन्हीं स्कीमों को दिए हैं जो नवाज शरीफ साहब के वक्त की चल रही हैं और जो ऑन गोइंग थे। अभी उन्होंने मतलब काफी अर्सा हो गया, हम प्रेसिडेंट साहब के पास गए, हमें वहां पे बताया गया कि कराची का बहुत बड़ा मसला है कि इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है कि रोजमर्रा की बात है आग लगने की। तो वसीम अख्तर साहब ने, जो मेयर साहब है, उन्होंने साबका हुकूमत ने एक प्रपोजल बना कर दिया था कि कराची को फायर इंजन दिए जाएं, और उसको इन्होंने एग्री भी किया है। वफाक कहता है कि हमने पैसे जारी कर दिए हैं, लेकिन वो पैसे ना ही वसीम अख्तर साहब को पहुंचे और ना ही वो फायर इंजन पहुंचे ना। चले फायर इंजन खरीद कर दे दें तो हो नहीं रहा है, लेकिन आगे आग तो सुबह शाम लग रही है। इस तरह से जो भी फंड्स के लिए कमिटमेंट हुए, हमसे वादा किया कि हम 25 अरब रुपए KMC को अलहदा से देंगे, 5 अरब रुपए HMC को हैदराबाद में सुलगापेशन देंगे, उस पर भी अमल नहीं हुआ। तो एक लोगों के दिन रात के मसाइल हैं, लोग
टूटी हुई सड़कों पर सफर कर रहे हैं, सीवरेज के पानी भरा हुआ है, लोग पानी के लिए सारी सारी रात परेशान रहते हैं। तो हुकूमत सन से भी हमें बहुत गिला है कि K4 को स्टार्ट किया था 2008 से 2019 आ गया है, 11 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है। इस वक्त कराची में कराची के माहौल के एतबार से अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है, लेकिन इस वक्त भी कराची में पानी नहीं है। अब जब ये जून और जुलाई जाएगी तो पानी क्या सूरत हाल होगी, लोग कितने परेशान होंगे। तो ये सारे मसाइल हैं कि जिसमें कराची के लोग ये समझते हैं कि हमें दोनों हुकूमत ने छोड़ दिया है, ना वफाकी हुकूमत हमारी मदद के लिए आ रही है, ना सूबाई हुकूमत आ रही है। हम वफाक के 70% जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कराची दे रहा है, सिंध का 95% दे रहा है, लेकिन कराची के मसाइल हल करने के लिए ना सूबाई हुकूमत पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, ना वफाक हुकूमत पैसा खर्च करने के लिए। अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वफाकी हुकूमत को जब भी कोई मसला दरपेश होता है, ख़ास तौर पे हमने ये देखा कि जब सेनेट में चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस का मामला आया या ऐसे और दूसरे बहुत से मसाइल आए जहां गिनती पूरी करने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही कुछ मसला अब आने वाले चंद दिनों में जो बहुत अहम एक कानून साजी होने जा रही है उस हवाले से भी है जिसमें कानून में तरमीम करनी है। तो उस वक्त तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तमाम बातें इन प्रिंसिपल मान ली जाती हैं, वादे वईद भी हो जाते हैं, बाद में फिर आप लोगों की तरफ से नाराज़गी का इजहार होता है। इसी हवाले से मेरी बात भी हुई थी गुज़िश्ता हफ्ते आपकी पार्टी के तर्जुमान अमीनुल हक साहब से, और उनसे मैंने पूछा भी था कि क्या आप लोग अब जिस तरीके से आप लोगों की तरफ से प्रेशर सामने आ रहा है, तो क्या ये जो कानून साजी अब आने वाले वक्तों में होने वाली है एक बहुत ही अहम मसले पे, क्या उसकी वजह से कोई प्रेशर डेवलप किया जा रहा है ताकि आपके मसाइल और आपके मुतालबात पहले हल किए जाएं, फिर आप उस कानून साजी का हिस्सा बनेंगे? हम कोई किसी किस्म के प्रेशर डालने पर यकीन नहीं करते, ना ही हम कोई अपने तंजीम के मसाइल पे बात करें। हम तो कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाके के आम लोगों के मसाइल की बात कर रहे हैं, और हमने कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया जो हुकूमत बनने से पहले हमारे MOU का हिस्सा ना हो। हमने कोई ऐसी बात नहीं की है। हम तो यही कहते हैं कि भाई कराची चूंकि पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, पूरे सूबा सिंध को चला रहा है, अब इस दफा जो सेल टैक्स कलेक्ट हुआ है उसका 89% सिर्फ कराची से जमा हुआ है। 70% कराची वफाक के रेवेन्यू में अदा कर रहा है, 95% सिंध के रेवेन्यू में अदा कर रहा है। तो हम तो ये कहते हैं आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो कराची कलेक्ट कर आपको दे रहा है उसका 10 से 15% वफाकी हुकूमत उस पर कराची पर खर्च कर दे और 10 से 15% सूबाई हुकूमत खर्च कर दे, तो कराची के मसाइल हल होंगे, कराची आगे बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली कराची अपना पूरे पाकिस्तान के मसाइल में कराची दफा करेगा। सर, अब ये भी बता दीजिएगा कि लास्ट मीटिंग में क्या कोई यकीन दहानी कराई गई है, या ये कि बाकायदा जो पहले 25 अरब की बात की गई थी, 5 अरब हैदराबाद की बात की गई थी, तो क्या अभी हुकूमत जो है इस वादे पे कायम है, या अब ये जो 8.5 अरब रुपए रिलीज़ किए गए हैं जो कि पिछले मंसूबों के हैं, जो कि शायद खाकान अब्बासी के ज़माने में इनकी मंजूरी दी जा चुकी थी, उसके बाद अब मज़ीद कोई कराची को फंड्स दिए जाने हैं, या अब हाथ उठा लिया गया है कि नहीं जो आपको पैसे दे दिए गए या कराची के लिए जो फंड्स रिलीज़ हो गए इसके बाद और कोई फंड्स रिलीज़ नहीं होंगे? में हमसे वादे तो सब हो रहे हैं, और इमरान खान जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनसे हमारी गुफ्तगू होती है, तो हमें फीलिंग भी आती है कि वो करना चाहते हैं, कराची के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अब या तो यह है कि वो कर नहीं पा रहे हैं, और कर नहीं पा रहे हैं इससे मुराद ये है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 साल में हम तो बहुत हुकूमतों के साथ रहे, तो या तो ब्यूरोक्रेसी से ताउन नहीं कर रही है, या उनकी अपनी टीम जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रही है, लेकिन बहरहाल जिसका जो नतीजा यह है कि कराची के लोग सफर कर रहे हैं। अब सर लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं सर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को हुकूमत का हिस्सा बनते हुए, छोड़ते हुए, नाराज़ होते हुए,
1988 के अगर इलेक्शंस के बाद की बात की जाए, जब पहली दफ़ा आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा बने, तो सर वहाँ से लेके आज तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ हमेशा से यही एक चीज़ देखने में आई है कि मुतालबात नहीं माने जाते, फिर आप लोग नाराज़गी का इजहार करते हैं, फिर अलामती तौर पे अलग हो जाते हैं, फिर दोबारा मना लिया जाता है, फिर अलग हो जाते हैं। तो सर क्या यही सिलसिला जो है वो अब इस हुकूमत के साथ भी रिपीट होने वाला है? वो इकबाल भाई यही कह रहा हूँ कि हमारी कुल सियासत है कराची, हैदराबाद समेत सिंध के शहरी इलाकों के आवाम के मसाइल हल करने के लिए। हम इलेक्शन जीत कर इसीलिए आते हैं कि हम लोगों की, और जब हम ये देखते हैं कि लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे तो हमें तो कोई शौक नहीं है कि झंडे वाली गाड़ी में घूमते रहें। तो इसलिए जब हुआ तो हम गवर्नमेंट से, हुकूमतों से बाहर आ गए कि जब हम लोगों के मसाइल ही हल ना कर सके, और आप इस बात के गवाह हैं, कराची के लोग इस बात के गवाह हैं कि कराची में जो भी तामीर और तरक्की हुई है वो सिर्फ एमक्यूएम की ही अदवार में हुई है। जब एमक्यूएम के अवामी नुमाइंदों को बाख्तियार किया गया और बाख्तियार गया, तो आज कराची में जो भी तामीर। सर ये एमक्यूएम के अदवार में हुई है या जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में हुई है, ये जरा क्लियर कर दीजिएगा सर। मुशर्रफ के दौर में भी, इससे पहले जाम सादिक का दौर था, उसमें भी जब एमक्यूएम के पास अख्तियार थे तो अपना एमक्यूएम ने डिलीवर किया, और जब उसने ये समझा, ये देखा कि उसके अवामी नुमाइंदे हुकूमत में रहते हुए और डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने यही गनीमत जाना कि हम हुकूमत से अलहदा हो जाएं और हुकूमत से अलहदा होके अपने आवाम के और अपने लोगों के लिए आवाज, उनके मसाइल को हल करने के लिए आवाज बुलंद करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जानबूझकर हो रहा है, जिस तरह अभी आपके उसमें है, कल हमने राब्ता कमेटी की मीटिंग में भी डिस्कस हुआ कि कराची की आबादी को, सिंध के शहरी इलाकों की आबादी को जानबूझ के कम दिखाया जा रहा है ताकि उनको अददी एतबार से कम दिखाया जा सके, ताकि जो कौमी असेंबली है या सूबाई असेंबली है या सेनेट है, वहाँ पर कराची की और सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी कम ही हो। अब ये जो पिछली मर्दमशुमारी में कराची के साथ जो हुआ है वो किसी तरह कौमी जुर्म से कम नहीं है जो कुछ कराची के साथ, और फिर जो उसके रिजल्ट आ गए हैं उसके बाद जो हमारा रिसर्च एनालिसिस विंग है वो बैठा, उन्हीं जो सरकारी कागजात हैं उनको देखा तो हम हैरान रह गए कि क्या पाकिस्तान में या दुनिया के किसी मुल्क में किसी शहर के साथ जो कि पूरे मुल्क को चला रहा हो, उस शहर के साथ क्या ऐसा हो सकता है। और हमें दुख इस बात का है कि 2 साल से हमारी जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी भी सिसक रही है, लेकिन उसे वहां पर भी उसकी सुनवाई नहीं हो सकी, उसे वहां भी तवज्जो नहीं हो सकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुंवर नवीद जमील साहब, डिप्टी कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे, और इनका कहना ये था कि ख़ास तौर पे कराची के जो मसाइल हैं और कराची की आबादी और ख़ास तौर पे सिंध के शहरी इलाक़ों की आबादी को जिस तरह कम करके दिखाया गया, उसका मकसद ये है कि अददी तौर पे नुमाइंदगी जो है वो कराची को, हैदराबाद को, सखर को, इन इलाक़ों को हासिल ना हो सके। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे पाक सरज़मीन पार्टी के हवाले से, और पाक सरज़मीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से जब भी बात की जाती है उनके पास हर सवाल का एक ही जवाब होता है कि हम 5 साल मुकम्मल करेंगे। साथ ही उनका ये भी कहना है कि मैं आने वाला वक्त इससे ज़्यादा ख़राब देख रहा हूँ, और साथ ही साथ उन्होंने जो है बहुत तशवीश का इजहार किया है हुकूमत की कारकर्दगी पे। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं पाक सरज़मीन पार्टी के रहनुमा आसिफ हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिफ हसनैन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम। सर, आज आपकी पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया जिसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हर सवाल का एक ही जवाब है कि 5 साल मुकम्मल किए जाएंगे, और आने वाला वक्त जो है वो इससे ज़्यादा ख़राब देख रहे हैं, यानी मज़ीद हालात या मुल्क की मुआशी हालात जो हैं वो ख़राब होंगे। क्या कहते हैं सर आप?
دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو انڈیکیٹرز ہیں ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے ہوں، ملک میں افراط زر کے حوالے سے ہوں، ملک میں بے روزگاری کے حوالے سے ہوں، تمام انڈیکیٹرز اگر دیکھیں تو وہ کنٹینیو نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور کسی چیز میں بہتری جو ہے وہ نہیں آ رہی. روزانہ کی بنیاد پر مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. یوٹیلیٹیز، بجلی گیس کے بلوں میں تیزی سے ہر 10-15 دن میں جو ہے وہ اضافہ نظر آتا ہے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں. جو وعدے کیے تھے، میں تو ان کو وعدہ بھی نہیں کہتا، عمران خان صاحب کا، وہ کراچی کے حوالے سے وعدے کیوں، یا ملک بھر میں لوگوں کے حوالے سے وعدے کیوں، یا نوجوانوں کے یوتھ کے حوالے سے وعدے کیوں، وہ سارے کے سارے وعدے جو ہے وہ اس میں سے کوئی بھی وفا ہوتے نظر نہیں آ رہے. ان کی سیریسنیس نظر نہیں آ رہی، ان کی باڈی لینگویج نہیں بتا رہی کہ وہ سیریس ہیں ملک میں اس بڑھتے ہوئے پریشانی میں جو لوگوں کو درپیش ہے. لوگ جو ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. اسی کراچی شہر میں ہم نے دیکھا پچھلے دنوں خبریں آئیں اور مسلسل جو ہے ہر 2-4 دن کے بعد کوئی نہ کوئی خبر ملک بھر سے آ رہی ہوتی ہے کہ لوگوں نے خودکشیاں جو ہے وہ کرنا شروع کر دی. اس لیے کہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ آگے کچھ نظر نہیں آ رہا، ڈارکنیس نظر آ رہی ہے. اور ایک ہوپ تھی عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی سے، تو وہ ہوپ تو پوری ہونا دور کی بات، بلکہ اس سے بھی ابتر اور بدتر صورتحال کی طرف چلے گئے جو ماضی کی حکومتوں میں ہوا کرتی تھی اور لوگ کسی نہ کسی طرح افورڈ کرتے. دیکھیں، اگر ماضی حکومتیں کئی سبسڈیز دے کر جو ہے معاملات کو چلا رہی تھی، مہنگائی کو کنٹرول کر رہی تھی، ایک عام آدمی کو کیا چاہیے؟ عام آدمی کو اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ جی آپ کی پالیسیز کیا ہیں اور اس پالیسیز پہ لانگ ٹرم میں آپ جو ہے 10 سال 15 سال میں کس چیز کو بہتر کریں گے. آپ کے پاس دونوں چیزیں ہونی چاہیے تھی. شارٹ ٹرم پالیسیز بھی ہونی چاہیے تھی اور لانگ ٹرم پالیسیز بھی ہونی چاہیے تھی. عوام کے لیے شارٹ ٹرم پالیسیز اپناتے ہوئے بنیادی چیزوں میں کمی کرنے کی ضرورت تھی. آپ نے اس کو بھی نہیں کیا. آپ نے کہا جی 50 لاکھ گھر دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، کسی چیز میں نہیں کر سکے. آپ نے کہا جی گورنر ہاؤس اور پرائم منسٹر یونیورسٹی اور کالجز بنا دیں گے. آج دیکھیں عمران خان صاحب خود وہاں اجلاس کر رہے تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر، اور کوئی چیز بھی انہوں نے فلفل نہیں کی. بڑی مایوسی ہے. اور اسی مایوسی کی بنیاد پر مصطفیٰ کمال نے بار بار کہا، اور آج بھی حیدرآباد کے پروگرام سے پہلے جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو اس میں بھی کسی خدشے کا اظہار کیا ہے. سر یہ مجھے بتائیے کہ آصف حسنین صاحب کہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ مہنگائی جو ہے وفاقی حکومت اس کی ذمہ دار ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر کراچی کی ہم بات کریں تو مہنگائی کو کنٹرول کرنا ایک طریقے سے کمشنر کراچی کا بھی اتنا ہی کام ہے، سندھ کی صوبائی حکومت کا بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی وفاقی حکومت کی ہے؟ نشانہ صرف وفاقی حکومت کو بنایا جاتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ بیوروکریسی یا سندھ حکومت یہ بھی ذمہ دار ہیں اس مہنگائی کی جو اس وقت موجود ہے کراچی میں یا صوبہ سندھ میں؟ دیکھیں، اگر اوورال صورتحال دیکھی جائے تو آج گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات پر خوش ہے کہ اس نے 13 لاکھ ٹیکس پیئر کو 30 لاکھ ٹیکس پیئر میں تبدیل کر دیا ہے. اس وقت 5 کروڑ اکاؤنٹس ہیں. اگر اس کی پرسنٹیج دیکھی جائے تو یہ پرسنٹیج کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر جو ٹیکس پیئر میں جو اضافہ ہوا ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں میکسیمم وہ لوگ ہیں کہ جو زیرو پر یا جو نارمل بھر کے جو ہے وہ صرف اپنے ٹیکس نیٹ میں آ گئے. اس کا مقصد ہے کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں ہوئی. جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، آج کراچی پورٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کی امپورٹ جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کو پورا پورٹ خالی نظر آتا ہے، مال آتا ہوا نظر نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے پاس جو بنیادی چیزیں، آپ کے پاس دوائیاں جو ہیں اس کی 400 گنا قیمتیں اس لیے بڑھ گئی کہ آپ کی کوئی حکمت عملی اور پلاننگ نہیں ہے کہ بھائی کن چیزوں کے امپورٹ کو روکا جائے اور کن چیزوں کو نہیں روکا جائے. آپ نے اپنی اکانومی کو بہتر کرتے کرتے آپ نے بیسک اتنی خرابیاں پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں جس کو آگے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. آپ کی ایکسپورٹ بڑھ نہیں رہی، آپ کے ریمیڈنس بڑھ نہیں پا رہے.
آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو زر مبادلہ ہے اس کی شرح میں اتنی اضافہ ہو رہا ہے کہ جی آپ کو ابھی لون مل رہے ہیں، لیکن آپ کو لون کی ابھی قسطیں دینی ہے نا، مارچ میں آپ یہ قسطیں دیں گے تو آپ اس اکنومی کو کہاں سے سنبھال سکیں؟ روپیہ جو ڈی ویلیو ہو رہا ہے آپ اس کو نہیں سنبھال سکیں گے، یہ ایڈاک بیسس پہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی چیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، آپ کا نہ ویژن سامنے آیا، نہ آپ کی ٹیم سامنے آئی، نہ آپ کی حکمت عملی سامنے آئی، اور جب کچھ نظر نہیں آ رہا تو آگے کیسے بہتر آپ کر لیں گے؟ تو اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جہاں سے یہ کہا جائے کہ نہیں جی معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ معاملات بہتر تو نہیں ہو رہے، ہاں معاملات اور خرابی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ایک عام آدمی کو اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ جی یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے، یہ پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے، یہ لوکل گورنمنٹ، وہ کہتا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب ہم آئیں گے تو ہم یہ آپ کو فیسلٹیز دیں گے، مہنگائی کم کریں گے، ٹھیک بہت شکریہ۔ آصف حسنین صاحب رہنما پاک سرزمین پارٹی ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے، جن کا کہنا یہ تھا کہ آنے والا وقت مزید خراب ہو سکتا ہے۔ بہرحال ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔